मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले मई में लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए और उसके बाद जून में सरकार बनी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो देश का माहौल रहा, संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से वोटिंग हुई, इन तमाम बातों को लेकर, उसके अलावा आने वाले जो चुनाव है अभी आमदार के, यहाँ पे जो एनसीपी के 2 गुट हुए हैं और शहर के कई मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। एमआईएम के ब्लॉक अध्यक्ष अजीज़ुर रहमान। अजीज़ भाई, आपका रणभूमि न्यूज़ में स्वागत है। क्या क्या कहेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, एक बार फिर भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन इस बार भाजपा जो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। तो क्या कहेंगे, क्या वजह रही कि इस बार भाजपा को इतनी कम सीटें मिली? हुसैन भाई, भाजपा ने 400 पार का नारा दी थी और सियासत में पॉलिटिकली स्टंट होता है। और अब की बार जो इंडिया अलायंस है वो 400 पार के नारे को बराबर टारगेट किया। उन्होंने उसको दूसरी तरफ मोड़ के संविधान बचाने की बात किया। तो जब संविधान बचाने की बात आती है ना हुसैन भाई, तो उसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं, खाली मुसलमान नहीं, दूसरे भी तबके थे। माइनॉरिटीज हिंदुस्तान जो है, इसमें अलग अलग कई माइनॉरिटीज़ हैं, प्लस दलित वगैरह हैं। तो इन सबको, सभी समाज के अलावा और कई माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो इन सबको ये खौफ हो गया, जो हिसाब से इंडिया अलायंस ने उसको प्रमोट किए कि संविधान बदल जाएगा। तो एक खौफ का माहौल हो गया कि दूसरे दर्जे के शहरी बनाए जाएंगे, वोटिंग राइट्स छीन लिया जाएगा, उनकी मजहबी आज़ादी उनको छीन ली जाएगी, उनकी इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को उसने, जो इंडिया अलायंस है, खास करके कांग्रेस वालों ने उसको कैच कराया। उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एक बेहतर अपोजिशन देश को मिला है। अभी क्या कहेंगे, अगर हम बात यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की करते हैं तो वैशाली दरीकर यहाँ से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी और मुमरा से तकरीबन 1,03,000 लगभग वोट मिले। क्या कहेंगे ये कि वोट क्यों हुए, किस तरीके से? नहीं, जो मैं बात बताया हुसैन भाई ना, तो उसी डर खौफ के मारे जो है, यहाँ पे कई पार्टियां अपना अभी आने वाले विधानसभा को लेके उसको कैच करा रहे हैं कि हमने वोट गिरा, हमने। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उलमाओं की एक तहरीक थी, कांग्रेस का एक कांग्रेस ने एक डर खौफ दिखाई। और हमेशा ये होता है हुसैन भाई कि इलेक्शन में कांग्रेस ज़्यादातर मुसलमानों का इस्तेसाल करती है, उनको डर खौफ दिखाया जाता है। इससे पहले शिवसेना का डर खौफ दिखाया जाता था। अब चूंकि वो अलायंस में थे, लोगों ने संविधान का हवाला दिया, तो यहाँ पे जो वोट गिरा ये हमारे उलमाओं की देन थी। और दूसरी बात, यहाँ पे अपोनेंट जो थे, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस थी, जिसमें हमारी एमआईएम ने ना किसी का फेवर करके, ना किसी को पॉजिटिव जाके ये कहा कि नोटा ना दबाएं, आपको जो बेहतर उम्मीदवार दिखता है, जो दोनों में बेहतर उम्मीदवार है, उनको वोट दे। लेकिन नोटा, क्योंकि एक तहरीक यहाँ पे ये चलाए थे एनडीए वालों ने कि उनको मुमरा में वोट नहीं गिरेगा, तो नोटा मारा जाए। नोटा मारने का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एनडीए का कैंडिडेट था उसको सपोर्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये रिजल्ट आया। हमारी भी टीम एमआईएम ने भी मेहनत की, तो उससे मुमरा शहर में 1,03,000 वोट गिरा। और जो शरीकान सिंध यहाँ के सीएम के जो लड़के हैं, तो मुमरा में उनको मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करने के बाद 11-12 हज़ार वोट गिरा है। ऐसा है। अभी क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो एनसीपी, जो 2 गुट, उनका विभाजन हो गया है, एक गुट शरद पवार है, एक अजीत पवार है। तो मुमरा में आजकल आप देख रहे हो कि किस तरीके की राजनीति चल रही, एक गुट से दूसरे गुट में प्रवेश हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए परवेश, देखिए अभी आने वाले विधानसभा में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एनसीपी के 2 गुट, शरद पवार साहब का गुट और अजीत दादा का गुट, ये कॉन्टेस्ट करेगा। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करे, जो अभी 3 महीना पहले जो इलेक्शन हुए हैं हुसैन भाई, हमने जिस डर खौफ को देख के वोट किए थे, रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि हमने तो वोट दिए नहीं थे, हमारे मुमरा में बड़ी तादाद में वोट गिरा है माइनॉरिटीज़ का इंडिया अलायंस को, जिसकी वैशाली दरेकर यूबीटी शिवसेना की उम्मीदवार थी। और इस जो कल्याण लोकसभा में अच्छी खासी माइनॉरिटीज़ रहती, खास करके मुसलमान। आप देखिए रिजल्ट आने के बाद, भले वैशाली नहीं जीती, लेकिन हमने तो ईमानदारी से वोट दिया, पूरे मुमरा वालों ने दिए, कल्याण के माइनॉरिटीज़ मुसलमानों ने वोट दिए।
और जो इतना बड़ा उनको वोट बैंक मिला है वो हमारी देन थी। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, उसके चंद दिनों के बाद हमारा त्यौहार आया, बकरीद, कल्याण में ईदगाह थी। हम ये देख रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के भी लोग वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि 200 साल से वो ईदगाह है। और ईद और बकरीद का हमारा ऐसा त्यौहार रहता है और मुख्तसर सी हमारी इबादत रहती है, उसमें हम आते हैं, अपनी इबादत करें और पुरसुकून माहौल रहता है, अपने घर चले जाते हैं। दुख की ये बात है कि यूबीटी के लोग वहां पे धांधली कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। वो तो छोड़िए, अभी देख, आप जानते हो कि आप तो मीडिया से जुड़े हैं, विशालगढ़ का मामला देख लीजिए। बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में मुसलमानों ने वोट दिया। वोट देने के बाद हमारे लिए क्या आता है, हम जिस डर खौफ को देख कर वोट कर रहे थे हुसैन भाई, विशालगढ़ का मामला देख लीजिए। जो कैंडिडेट वहां का सिटिंग एमपी है, वो एक माइनॉरिटीज का अच्छा खासा वोट लिया है, संभाजी। एमआईएम ने भी समर्थन दिया था। यस, महाराष्ट्र में एमआईएम ने मेरे ख्याल से 3 जो कैंडिडेट थे, 3-4 उनको समर्थन और साहू सपोर्ट किए थे। लेकिन जो उन्होंने, उनके जो बेटे हैं, उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है, मुसलमानों को मारा गया, घरों में घुस के हमारी इबादत गाहों की बेहुरमती की गई, आप देखे होंगे। हमारी जो मुकद्दस जो किताब है कुरान, उसके साथ बेहुरमती की गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपके चैनल के माध्यम से कि ये सब हालात के बाद इस मुल्क का मुसलमान, खास करके महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की तरफ देखेगा, तीसरे उम्मीदवार को सेलेक्ट करेगा। महाराष्ट्र में ये जो इंडिया अलायंस, जो एमवीए के नाम से जो जाना जाता है, और ये दोनों गुट को नहीं पसंद करेगा, क्योंकि रिसेंटली 2 महीने के अंदर 2 बड़े हादसे हुए। अभी शरद चंद्र पवार जी बोल रहे हैं कि मणिपुर में जैसे हालात है, महाराष्ट्र में वैसा माहौल बनाया जा रहा है। जब हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे वोट दे रहे हैं और वो अच्छी खासी डिफेंड करने की पोजीशन में है, तो ऐसे हालात बनने क्यों दिया जा रहा है? 2 महीने बाद आमदार के चुनाव है। अगर आप बात कलवा मुमरा असेंबली हल्के की भी करते हैं, तो अभी 2 पार्टी तो सामने नज़र आ रही है। अब एमआईएम के ताल्लुक से क्या आपकी राय रहेगी? किस तरीके से आपका उम्मीदवार होगा और किस तरीके से आने वाले चुनाव में एमआईएम यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेगी? देखिए, डेफिनेट एमआईएम यहाँ पे उम्मीदवार देगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से सैफ पठान एक नंबर पे चल रहे हैं। और रही बात ये कि यहाँ पे आने वाले जो इलेक्शन है, जो विधानसभा के इलेक्शन है, तो दोनों एनसीपी गठ है। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ क्या है हुसैन भाई? डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या काम हुआ है? अभी देख लीजिए, टीएमसी हॉस्पिटल पे दौरे हो रहे हैं, दोनों गठ दौरे कर रहे हैं। 15 साल से जो साथ में अलायंस में थे, तो कहीं ना कहीं दोनों गठ जिम्मेदार है। आज के जो टीएमसी हॉस्पिटल की जो आज हालत दिख रही है, आप मुझसे पूछेंगे, मुमरा की बड़ी तादाद में आवाम, जो बाशऊर आवाम है, वो इस बात को लेके चिंतित है कि ये दोनों गठ फिर तमाशा कर रहे हैं। वो उनके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, जबकि 15 सालों तक तो दोनों साथ में थे। ये अभी 6 महीने की बात है, 6 महीने के अंदर इनका अलायंस टूट, ये अपनी पार्टियों में तोड़फोड़ हुई है। उसके अलावा आप देख लें, जो स्टेडियम है, स्टेडियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन 15% भी काम नहीं है। स्टेडियम क्या हाल है, स्टेडियम पे भी तमाशा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल, स्टेडियम, हॉस्पिटल, ये सब के वक्त तो लोग अलायंस ही में थे। अब ये जाके कर रहे हैं, उनकी कमी, आमदार ने ये कम किया, वो किया। आमदार बोल रहा मैंने बहुत काम किया, आगे भी करना है, डेवलपमेंट तो होता रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट तो ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ जो आम जनजीवन के लिए ट्रांसपोर्टेशन, मुमरा के लिए खासकर ट्रांसपोर्टेशन, हमारे को हॉस्पिटल्स, हमारे लिए स्कूल, हमारे लिए प्ले ग्राउंड जो स्टेडियम मिला है, हमारे लिए स्लटर हाउस जो यहाँ पे बताया गया, हॉकर जोन बताया गया, और सबसे सेंसिटिव मुद्दा हुसैन भाई मैं आपको बता दूं, कब्रस्तान है। कब्रस्तान में हम लोग पिछले कॉरपोरेशन इलेक्शन में हर जगह जलसे में यही बोलते थे, अवाम के दरमियान जो रिजर्वेशन यहाँ से वहाँ घुमाया गया है, यहाँ पे बिल्डिंगें बनेगी। आज देख लीजिए आप, डीजे बन रहा है। आमदार डिफेंड कर रहे थे, वही दोनों जो गुट थे वो डिफेंड कर रहे थे कि ये एमआईएम वाले गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, रिजर्वेशन प्रॉपर ढंग से घुमाया गया है। स्लॉटर हाउस पे आज कब्रस्तान दिया गया। हर साल बारिश में होती है। मेरे ख्याल से, मैं जो समझता हूँ, उससे पहले एक 2 साल पहले भी आपको, आप ही के चैनल के माध्यम से शायद मैंने आपको बताया था मुमरा की आवाम को
कि ये जो कब्रिस्तान का मसला है, ये बारिश के महीने में हमेशा ही जिंदा हो जाएगा। फिर आप देखिए जिंदा हो गया, कितनी बुरी हालत है। तो क्या क्या उसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? देखिए अभी जिस जो हिसाब से बारिश हो रही, पानी आ रहा है, शायद कब्रों के वीडियो भी कुछ वायरल हो रहे हैं, जी तो जी तो ऐसे तो हर कब्रिस्तान में पानी जमा होता है, लेकिन बार बार इसी कब्रिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह? देखिए, कब्रिस्तान को टारगेट नहीं है, टारगेट कब्रिस्तान को बनाया गया। जब हमारी तरफ से ये कोशिश की गई कि जहाँ ओरिजिनल था, प्रॉपर कब्रिस्तान था, हमें वही जगह चाहिए, यहाँ पे परेशानियाँ होगी। आनन-फानन कब्रिस्तान की बाउंड्री की गई, कैसी-कैसी मिट्टी दी, उसकी भी अब शहर में वीडियो वायरल हो रही, कौन-सी मिट्टी बोले, कौन-सी मिट्टी डाली गई। आनन-फानन उनको यहाँ के सिटिंग एमएलए को, और जो अभी जो उनके गढ़ से निकल के अजीत दादा के गढ़ के लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ पे मट्टी की भरनी करा दी, वहाँ पे तदफीन हो गई। फिर हम आवाम के दरमियान गए कि आने वाले दिनों में मसला खड़ा रहेगा। हमने माइनॉरिटी के चेयरमैन जो थे उस वक़्त के, जी, अराफात। हाँ, हाजी अरफात है, उनको बुलाया। उसमें हनीफ कामदार ने बहुत मेहनत की है कि उस वक़्त भाजपा की एक कार्यकर्ता है, लेडीज़ कार्यकर्ता है, उस वो भी थी। वो आके बोले कि बहुत अच्छा है ये कब्रिस्तान, इसमें क्या कमी दिख रही है? और भी दूसरे कब्रिस्तान की आप डिमांड करें। अपना सिटिंग एमएलए हैं, वो भी पहुँचे, बोले भई ये लोग जो है इसमें रोड़ा डाल रहे हैं। तो जो रोड़ा डालने और बताने की बात थी, वो आज तक ज़िंदा है। बजट में बजट पास हो रहा है, अभी एक रूमर घूम रहा है कि कुछ निधि आ रही है, आमदार रोक रहा है, और जो दूसरा अजीत दादा गढ़ से है, जो उम्मीदवार आने वाला नजीब मुल्ला का नाम चल रहा है, वो दौरे कर रहे हैं। तो उसके बीच में अक्सर देख रहे हैं प्रेस, जो आप लोगों का नोट रिलीज़ होता है, वीडियो होती है, उनसे पूछा जा रहा है, ये रुका रहे हैं, वो रुका रहे हैं। हमारा एमआईएम की तरफ से सीधा स्टैंड है कि इसमें दोनों गुट ज़िम्मेदार था। अब वो फंड रोका जा रहा है या फंड रिलीज़ होने में देर हो रही है, ये बात का मुद्दा है। कब्रिस्तान का इतना सेंसिटिव मुद्दा बनाने में दोनों गट का हाथ, हमारा सीधा स्टैंड है। रही बात टोरेंट की, टोरेंट में भी हमारे ग्रुप था, उस ग्रुप में मैं डाला, भाई पिछले 2 महीने से मेरा 20,000, 22,000, 24,000 का बिल आ रहा है। तो हमारे एक दोस्त थे ग्रुप के, उन्होंने मैसेज डाले कि भाई क्या वो आप धोबी की शॉप है? तो मैंने बिल बताया, भाई इतना रेगुलर बिल आ रहा है। तो फिर वो उन्हें एप्रिशिएट किए, बोले हाँ यार ये तो गलत है। जब बाद में उन्होंने मुझे मिले अजीज मलिक करके, वो बताया भाई मेरा भी 20,000 का बिल है। तो बोला आप लोग क्यों अपने आमदार को डिफेंड करते हैं? आपका 20,000 बिल आ रहा है, शहर में आ रहा है, कई लोगों से पता किया। आप बताइए, एक मिडल क्लास तबका, हम लोग मिडल क्लास से भी मुमरा वाले नीचे के तबका है यहाँ पे। 90% ऐसे लोग हैं जो 10 से 15,000 की रोजगार पे है, उसके लिए बंबई जाना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जो फास्ट गाड़ी, सेमी फास्ट जो लोकल थी, वो बंद करा दी गई। ये डेवलपमेंट है। रोड देख लीजिए कितना कंजेस्टेड है। 3 लाख की आबादी पे रोड पे चलने की दिक्कत थी, 5-5 फुट बढ़ाया गया, आज 15 लाख की आबादी है। सभी रोड तो कंक्रीट हो गए ना। जी, कंक्रीट की बात नहीं है, जो आवाम को फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो कहाँ है? ट्रांसपोर्टेशन आज भी टफ है। जो इंटरनल, बार बार एमएम वैली का रोड दिखाया जाता है, ये विकास है। इंटरनल कनेक्ट, देखिए 2 रोड पैरेलल चल रहे हैं, कनेक्टेड रोड पे क्या हुआ? अब सिंगल, अभी मैं कल एक तदफीन का मामला था, कुछ कब्रिस्तान को मैं गया था, आगे एक कार जा रही, सामने से एक कार आ रही है, दोनों गाड़ियां 15 मिनट खड़ी है। कनेक्टेड रोड होना चाहिए, पैरेलल रोड को कनेक्ट करने वाले रोड सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। किसने किया वो आप जानते हैं? अभी जैसा कि आपने अभी कब्रिस्तान की बात की, कब्रिस्तान में पानी आने की कुछ और भी वजह सामने आ रही, क्या है वो? कुछ मैं ड्रेनेज का कुछ पानी मैं सुनना जा रहा है वहाँ। देखिए, जो ड्रेनेज का तो मसला, एक मेरी जानकारी के हिसाब से, मैंने ग्रुप में भी साथियों को बताया, काफ़ी लोग मुतहरिक हैं कि कब्रिस्तान का मामला, निधि आवे ना आवे, हम लोग किस ढंग से बेहतर करें कि जिस तरह से बेहरमती होती है, जिसके घर की तदफीन होती है, वो बेचारे बहुत गमगीन होते हैं, और वो फिर उसके ऊपर ये हालात देखते हैं कि अपने अजीज़ों के, अपने वालदेन को, अपने बच्चों को, या जो भी एक्स वाई जेड है, उनको इतने गंदे पानी में तदफीन करना पड़ रहा, मजबूरी है, करना ही है। तो हमने जो, मेरा अपना एनालिसिस है, जो पहाड़ी पानी, मुमरा को 2 तरफ से पानी आता है, एक पहाड़ी पानी और जो कलवट के ज़रिए आता है, कलवटें छोटी की गई। अब वो कलवट जब छोटी हो गई हुसैन भाई, तो पानी जब तेज़ बहाव से आएगा तो ऊपर जाएगा। जबकि अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 साल या 1.5 साल पहले, जो कब्रिस्तान की साइड की वॉल है, जो क्या बताते हैं, अमीनाबाद या कोई इलाका वहाँ से आती है, तो हनीफ भाई ने मुझे मिले, बोले अज़ीज़ भाई मैंने काम रुकवा दिया हूँ।
कि भाई ये कब्रिस्तान की वॉल की साइड प्रॉपर कंक्रीट करो, प्रॉपर आरसीसी का काम और नीचे काम करो। कई दिनों तक वो काम रुकवाए रहे। यहाँ के सिटिंग कॉर्पोरेटर उस वक्त, कॉर्पोरेशन तो खत्म ही हो गई थी, वो सब भाग दौड़ कर रहे हैं, हनीफ भाई गलत कर रहे हैं। अगर वो इतना नहीं किए होते आज और बुरी हालत होती। और आने वाले जो पूछ रहे हैं, देखिए उसके लिए कब्रिस्तान के अंदर प्रॉपर जो ड्रेनेज का इंतजाम नहीं किया गया है। और क्योंकि सामने सीआरजेड है, वहाँ का भी पानी हाई टाइड में आता है हुसैन भाई। और जो बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन गया, वो जो कब्रिस्तान से 6 फुट 8 फुट ऊंचे है, ऊंचाई पे है। जाहिर सी बात है सारा पानी है कि वहाँ जमा हो जाता है। ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, जब हाई टाइड रहेगा तो कब्रिस्तान में पानी आना लाजिम है। अब रही बात इसका सोल्यूशन, साइड से जो उसकी जो है प्रॉपर ड्रेनेज की लाइन बनाना है, उसको कब्रिस्तान के ऊपर 6-8 फुट की भरनी करना पड़ेगा। और कुछ हमारे साथियों ने, अभी कल ही हम लोग किसी सिलसिले में गए, लेकिन ये बोला गया है कि इसको कार खैर के हिसाब से किया जाए। इसके लिए मैं नहीं बताना चाहता। आज आप इत्तेफाक से मिल गए, बोले अजीज भाई कुछ बात कर लें, ठीक है बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ ऐसी मिट्टी डाली जाए जो पानी जज्ब करती है, जो पानी को सॉइल वगैरह क्या है वो उनकी जानकारी, ये सब मशवरा हुआ। तो अवाम जो है अवेयर है, उनको क्या करना है। अब ये मशवरा हो रहा है कि निधि का आवे ना आवे, हम अपने ढंग से यहाँ की अवाम के लिए क्या दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे कर रहे। अल्लाह ताला उनकी जो ये कार खैर को कबूल कर ले और काम में आसानी पैदा हो, ये बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे कि 4 से 5 एकड़ का कब्रिस्तान है और ये 3-4 महीना बारिश होती, तो इसमें ऐसा और क्या होना चाहिए कि वो 3 से 4 महीना जो बारिश को एक कब्रिस्तान को संभाला जाए ताकि वहाँ पे तदफीन में प्रॉब्लम ना आए। हाँ देखिए, अभी मैंने एक सुझाव दिया था दोस्तों को, ग्रुप में डिबेट हो रही थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी ताल्लुकात हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरा लड़का इंजीनियर है। तो जब ग्रुप में डिबेट होती है, बाद में लड़कों से भी बात करता हूँ, दोस्तों से भी मशवरा करता हूँ। तो उसमें मेरे ख्याल से एक ओपिनियन मेरा एक गया था कि भाई 5 एकड़ का कब्रिस्तान है। बार बार ये बात होती कि निधि जो आ रही है, जो फंड आ रहा है, वो प्रॉपर करने में वन टाइम में काम नहीं होगा, छोटा छोटा। अब वो अभी पिछली निधि है, यहाँ से लेके वहाँ तक मट्टी पाट दी गई, ऊंचाई किया गया, रोड बनाई। मेरा ये कहना है, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि निधि का अगर शॉर्ट अमाउंट आ रही है, अगर 5 करोड़ का आपका बजट है, 1 करोड़ है, 25 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ है, तो आप एक पर्टिकुलर एक एरिया सजेस्ट कर लें, वहाँ पे करें, वहाँ पे पूरी निधि का इस्तेमाल करें, ना कि पूरे कब्रिस्तान को मॉडर्न बनाने में। ताकि आने वाले दिनों में जो बारिश हो या बारिश का पानी आए, तो कम से कम वो 4 महीना वहाँ पे अपने अजीजों की तदफीन कर सके। एक कोना पकड़ के उस पे पूरी निधि का इस्तेमाल होना चाहिए। ड्रेनेज का वहाँ उतनी दूर का निज़ाम, क्योंकि उसको अमीनाबाद वाले रोड पे लग के बाकायदा ड्रेनेज की लाइन गई है, वहाँ उतने एरिए को बना के 6-8 फुट, क्योंकि 5 एकड़ में डेफिनेटली 5 एकड़ का काम, उसका बजट और होगा। अगर उसी में आप 1 एकड़ में कर दें, तो हो सकता है कि जो ये 4 महीना जो बारिश का पीरियड है, वहाँ पे तदफीन में आसानी, और वो उसकी जो रूटीन है 6 महीना जो चलता है, 4 महीना आजकल बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाती है बॉडी, तो उसमें आसानी हो सकती है, मेरा ये कहना है। ये थे हमारे साथ में एमआईएम के कौसा ब्लॉक अध्यक्ष अजीज़ुर रहमान। जिस तरीके से हमने उनसे बात की शहर के मसाइल को लेकर, इसमें सबसे अहम मुद्दा रहा कब्रिस्तान का, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जो वीडियो मसले तो कई थे, टोरेंट का मसला है, बहुत सारे मसले थे, लेकिन जो फ़िलहाल हमने देखा कि बारिश होने की वजह से कब्रिस्तान में पानी जमा हो रहा, कब्रों में पानी हो रहा है, तो और कब्रों की बेहुरमती हो रही, इस तरीके के तमाम मसाइल को लेकर हमने उनसे बात की और उनसे सुझाव भी मांगा, दिया उन्होंने कि इस तरीके से अगर करते हैं तो आने वाले दिनों में अगले साल मैयत को तदफीन करने में काफ़ी आसानी होगी। वहीं पर हमने आने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर भी उनसे बात की कि एमआईएम की क्या उसमें रोल रहेगा, एमआईएम यहाँ पे किस तरीके से मैदान में उतरेगी। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी अजीत पवार और शरद पवार के गुट इस शहर को लेकर जो राजनीति चल रही है, उसमें अभी एमआईएम का भी क्या रोल रहेगा, इन तमाम बातों को लेकर उनसे बात की। आने वाले दिनों में और शहर के कई मुद्दों को लेकर हम दोबारा उनसे चर्चा करेंगे, फिर हम नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे।